तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं कि हमारी साइंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लगभग 1000 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। और ये 1000 एमसीक्यूज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संकलन होंगे, और मैं प्रश्नों के साथ साथ उनके आंसर की विभिन्न जानकारी भी देने वाला हूँ। इससे आप खुद फील कर पाएंगे कि एक प्रश्न के पीछे लगभग 10 वन लाइनर फैक्ट आपको मिल पाएंगे। तो 1000 एमसीक्यूज न कर हम 10,000 एमसीक्यूज अगर इसे कहें, कोई भी अलग बात नहीं होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आज के वीडियो डे नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो जैसा यदि हमने नहीं देखी है तो इसके बाद जरूर जाकर देखिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, चलिए, आज का हमारा क्लास नंबर 4 है, इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ही साथ आप इसका आंसर भी देते जाएंगे। एक तो या तो आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, या तो कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखते जाइएगा। उसके बाद बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए, थोड़ा डार्क लेता हूँ। तो आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस या डी आयोडीन। तो इसके बारे में जानकारी मैंने पिछले क्लास से भी दे रखी है, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलती है। देखिए, गले के पास थायराइड ग्रंथि पहले नॉर्मल अवस्था में है, अब इसके बाद ये फूली हुई अवस्था में है, इनलार्ज थायराइड, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि फूलती है और शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके रोकथाम के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, और यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से घेंघा रोग के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन। किसकी पूर्ति द्वारा हम घेंघा रोग का निवारण कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक। और किस क्षेत्र में ये रोग अधिकतर मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से एक प्रश्न के पीछे आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, और थोड़े क्विक में जाएंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम तो होता नहीं है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पावर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन है ए फैराडे का नियम, बी हुक का नियम, सी न्यूटन का नियम, या डी आइंस्टीन का सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। तो पावर ट्रांसफार्मर फैराडे के नियम पर काम करता है। तो देखिए, फैराडे का नियम कहें या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, दोनों एक ही है। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया, जिसमें एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के द्वारा ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, मतलब विद्युत चुंबकीय बल यहाँ पर जनन किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में एसी करंट पर काम किया जाता है ना। तो करंट के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसी अर्थात अल्टरनेटिव करंट, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दूसरा होता है डिश धारा, जिसे डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी करंट पर काम करता है, और यह वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, बी इंफ्रारेड तरंगे, सी इंफ्रासोनिक तरंगे, या डी इनमें से कोई नहीं। रडार ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंग अर्थात माइक्रोवेव्स का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसे आपने मूवीज या बहुत सारे जगहों में देखा होगा। ठीक है, टेलीविजन में आपको देखने को मिलता ही है रडार, जब ऐसे घूमते रहता है ना सभी चीजों। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो माइक्रोवेव्स उच्च आवृत्ति की तरंगे है ना, ये डिटेक्ट करता है। अब दूरी, गति और दिशा मापने में इसका उपयोग होता है। वहीं रक्षा, मौसम विभाग और हवाई यातायात में इसका उपयोग किया जाता है। तो रडार का उपयोग भी मैंने बता दिया। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर आगे देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की घूर्णन गति किससे मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, या डी स्ट्रोबोस्कोप। अगर इसका आंसर दे दिया ना, मतलब अच्छी खासी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो उड़ते हुए चक्के की घूर्णन गति क्या है, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्ट्रोब लाइट की मदद से घूर्णन गति मापी जाती है। वहीं घूमती वस्तु को स्थिर दिखाने में सक्षम होता है, वो जितने भी स्पीड से घूम रहा हो ये काउंट करने में सक्षम होता है। मोटर की राउंड पर मिनट अर्थात आरपीएम
जांचने में उपयोग होता है कि एक राउंड वो कितने मिनट में तय करता है, ठीक है, या फिर 1 मिनट में वो कितने राउंड घूम सकता है। अब उद्योगों में गति परीक्षण में ये सहायक होता है, ठीक है। उद्योगों में बहुत सारे व्हील्स होते हैं ना, तो वो किस स्पीड से घूम रहा है इसकी गति की माप आप स्टेथोस्कोप द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है। देखिए फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। तो प्लाज्मोडियम, इसका आंसर बताएंगे आप, ए मच्छर, बी मक्खी, सी चूहा या डी ये सभी। इससे पहले वाली वीडियोस देखी होगी तो 1 मिनट में आप आंसर देंगे, 1 सेकंड में आप आंसर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच्छर। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है। देखिए मलेरिया रोग के बारे में मैंने बताया था, तो मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम वाहक होता है ना, और इसी के द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या है, बुखार, कपकपी आना, थकावट आना। इसके रोकथाम के लिए आप मच्छरदानी लगाइए और संक्रमण पर नियंत्रण कीजिए। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी मैंने प्लाज्मोडियम के बारे में भी दी और इसके वाहक कौन है इसके बारे में दी। मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होता है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको ऑप्शन है, ए भौतिक अभिक्रिया, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया या डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने सीरीज देखा होगा तो मैंने बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए, हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसे फिर से पुनः अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। चलिए, जंग लगना क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जंग लगने की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। इसमें लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है वायुमंडल की नमी के साथ, तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, या इसी को आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है Fe2O3। यह स्थायी परिवर्तन है, इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इससे धातु की गुणवत्ता खराब होती है, ठीक है। जैसे ही जंग लगता है तो लोहा खराब होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। आपका ऑप्शन है, ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट या डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगर घंटे में कहे तो 1670, ठीक है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आगे देखते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है, ठीक है। देखिए पृथ्वी चारों ओर घूमेगी तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन अगर 1 मिनट में बोले कितना है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अब 1 वर्ष में यह 365.25 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 365.25 दिन में ये एक चक्कर सूर्य के पूरा करती है, ये आपको याद रखना है। अब इसके परिक्रमण पथ को, अर्थात जिस पथ पर यह परिक्रमा करता है सूर्य की, उसे कहते हैं क्रांति, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और धुरी पर घूमने से ही दिन रात होते हैं। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसके घूर्णन से ही क्या होता है, दिन और रात की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका ऑप्शन है, ए डार्विन, बी मैक्सवेल, सी न्यूटन या डी जॉनसन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। तो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत फेमस है कि मनुष्य आदि मानव से कैसे मनुष्य बना, है ना। तो इसी प्रकार से सभी चीजें हैं, मतलब पहले जानवर था, वह धीरे धीरे इसका विकास हुआ। देखिए आप चित्र में ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, वनमानुष है ना, यहाँ पर से इसका इवोल्यूशन हुआ। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है, तो डार्विन ने दिया, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया और सन 1859 अर्थात 1859 में एक किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनका वर्णन है। सभी जीव एक ही पूर्वज से क्रमशः विकसित हुए हैं, उनका कहना, ठीक है। इसके बारे में आपने अपने स्कूल के पुस्तकों में देखा होगा, मानव विकास का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भाई। आपका ऑप्शन है, ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल या डी लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथनोइक अम्ल, ठीक है, या इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए तो मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये। देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु सामने में, तो HCOOH इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे सरल ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो मेथनोइक बोलो या फॉर्मिक अम्ल बोलो, देखिए इसमें क्रम का क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है, COOH, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 होती है। अब चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू जो कि अच्छे खासे डंक मारते हैं, तो इनमें
ये अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, तो उसका आंसर भी फॉर्मिक होगा। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक होगा, ठीक है, इसे याद रखना। तो त्वचा पर जलन और खुजली का कारण यही बनता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका ऑप्शन है ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी समान रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लोहे पर अगर जंग लगेगा तो क्या है, नई चीजें ऐड होती हैं उसमें, तो वाटर और ऑक्सीजन, है ना, वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन उसमें चिपक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लोहे पर जंग आयरन पर Fe2O3 की परत लग जाने पर, तो मैंने बताया था Fe2O3 बनता कैसे, फेरिक ऑक्साइड बनता कैसे। तो इसमें ऑक्सीजन और पानी के अणु जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है जंग लगने से, है ना। प्रैक्टिकल उदाहरण देखें तो पुराने गेट, रेलिंग आदि का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यहाँ पर देख पाएंगे। अब किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, आपका ऑप्शन है ए फोटोवोल्टिक सेल, बी डेनियल सेल, सी ट्राई सेल या डी गैल्वेनिक सेल। किस यंत्र द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल बोले या फिर सौर पैनल लिखे ना आप, तो सौर पैनल द्वारा सौर पैनल छत में लगाया जाता है, उसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आप यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देख सकते थे। तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल कैसा काम करती है, सोलर सेल या फिर बोलो या फोटोवोल्टिक सेल, छोटा छोटा सेल्स को आप क्या है आपस में कनेक्ट कर दो, सोलर सेल बन जाता है। यह सूर्य की किरणों से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोड्यूस कर। सौर पैनल इन्हीं सेल के समूह से बनते हैं और बिना प्रदूषण के ये ऊर्जा जनरेट करता है, अर्थात बिना प्रदूषण के ये बिजली उत्पन्न कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कितना होता है, आपका ऑप्शन है ए 0, बी -1, सी 1 या डी 9.8। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण मान का मान 0 होता है, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आप पृथ्वी का केंद्र है ना, यहाँ पर 3D में देखा गया है, तो यहाँ पर जी का मान 0 होता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण अगर सतह पर मैं बोलूँ तो सतह पर सर्वाधिक 9.8 होता है, ठीक है, 9.8 ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, सतह पर क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसे अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो 10 लेकर इसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर सभी गुरुत्व बल क्या है, बराबर दिशा में खींचते हैं, इसलिए शुद्ध बल क्या होता है 0, इसलिए जी का मान क्या होता है 0। तो आपको याद रखना है सेंटर में कितना होता है जी का मान 0 और सतह पर सरफेस जी का मान 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं कम तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, एकदम कम ताप को माप सकता है, तो ये क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, बी क्रायोमीटर, सी पायरोमीटर या डी टेकोमीटर। तो भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर सबसे कम ताप को माप लेगा, वहीं पायरोमीटर जो है सबसे अधिक ताप को, हाइग्रोमीटर नमी वाले ताप को। चलिए आगे बताता हूँ। तो क्रायोमीटर -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को माप लेता है, ठीक है। तो इतने कम ताप को मापने की क्षमता किसमें है, क्रायोमीटर में। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन का ताप बहुत कम होता है, इसे मापने के लिए भी क्या है क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि लिक्विड नाइट्रोजन को किससे मापा जाता है, आपका आंसर हो जाएगा क्रायोमीटर। क्रायो शब्द का अर्थ होता है अत्यंत ठंडा, तो अत्यंत ठंडा को कौन माप सकता है, क्रायोमीटर। अत्यंत अधिक गर्म को कौन मापेगा, तो पायरोमीटर। और नमी को कौन मापेगा, तो हाइग्रोमीटर। इन तीन चीजों को यहाँ पर मैंने समावेश किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की श्रवण सीमा क्या है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है, तो अब तो रटा जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप बिना ऑप्शन देखे बना सकते हैं। मनुष्य की श्रवण सीमा क्या है, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए बताता हूँ। और तो इसे हम तीन प्रकार की चीजों में बांट सकते हैं। एक तो इंफ्रासाउंड जो कि अश्रव्य तरंगे, है ना, और फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जिसे हम सामान्य सुन सकते हैं, और होता है अल्ट्रासाउंड जिसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जिसे सामान्य इंसान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम में देखें तो इंफ्रासाउंड जिसे जैसे व्हेल, हाथी, ऑक्टोपस इत्यादि विशेष जीव सुन सकते हैं। और 20,000 से हर्ट्ज अगर से अधिक अगर फ्रीक्वेंसी बोलूं तो इसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड अर्थात पराश्रव्य तरंगे, जिसे डॉल्फिन, चमगादड़ इस प्रकार से जीव सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक कहलाता है, जैसे चमगादड़, सोनार, है ना। उम्र बढ़ने पर हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो मैंने आगे बढ़ते हैं। निर्वात में लोहा, पत्थर व कागज को एक साथ गिराने पर कौन पहले गिरेगा, बता दीजिए भाई इसका आंसर। यहाँ पर ये पॉइंट को आपको याद रखना है। निर्वात में, वैक्यूम में मैंने बता दिया था, ना तो हवा होगी ना दाब, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी कागज, सी पत्थर, डी तीनों एक साथ। तो बताइए क्या पहले गिरेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों एक साथ, क्योंकि निर्वात में कोई भी अवरोध नहीं होता तो तीनों के तीनों एक साथ ही गिरेंगे। क्योंकि अगर नॉर्मल में बोलूं तो नॉर्मल में कागज थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वायु से अवरोध में उसको क्या फर्क पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर लोहा, कागज और क्या है पत्थर को मैंने एक साथ फेंका तो निर्वात में तीनों एक साथ गिरेंगे। तो निर्वात वैक्यूम में वायुरोध नहीं होता तो सभी वस्तुएं एक ही दर से नीचे गिरती हैं। ये किसका सिद्धांत है? गैलीलियो का सिद्धांत है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण सभी वस्तुओं पर समान लगता है। धरती पर कागज धीरे गिरते हैं क्योंकि वायु प्रतिरोध होता है, पर निर्वात में वो नहीं होता, इसलिए तीनों के तीनों साथ में गिरते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। आपका ऑप्शन है ए क्वार्ट्ज, बी माइका, सी सिलिका, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक मैंने बताया था सिलिका अर्थात रेत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेत देखिए हो ना। तो कांच मुख्यतः सिलिका से बनता है। इसके अन्य सामग्री बोलूं तो सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर कांच बनाते हैं। ठीक है, और यह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर मेरी क्लासेस आपने देखी होगी तो मैंने इसके बारे में पूरी डिटेलिंग जानकारी दे रखी है। तो आपका ऑप्शन है ए मैक्सवेल, बी पास्कल, सी जॉन डाल्टन या डी न्यूटन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी है जॉन डाल्टन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु के आधार पर दिए हैं वो है जॉन डाल्टन। ठीक है, तो चलिए। तो सन 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व के परमाणु होते हैं जो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। लेकिन इन फ्यूचर में ये क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी इनमें कमी निकल जाती है। परमाणु को भी और तोड़ा जा सकता है, जिसमें विभिन्न कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तत्वों के रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका ऑप्शन है ए अपकेंद्री, बी अभिकेंद्री, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्री अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से लेकर सतह की ओर जाता है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मैं आगे की वीडियो में जरूर दूंगा। अब घूर्णन के दौरान पानी व कपड़े की अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं वॉशिंग मशीन में। इसे सेंट्रीफ्यूगल अर्थात अपकेंद्री बल कहते हैं। सुखाने की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे आपने अगर वॉशिंग मशीन में देखा होगा, जैसे ही आप कपड़े को डालते हैं जोर से वो घूमता है, और जैसे जैसे वो घूमता है पानी की छींटें बाहर आती हैं, तो केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्री बल लगता है, जिससे पानी की छींटें बाहर निकल के वो आराम से सूख जाता है। ठीक है, अब होता है आघूर्ण बल अर्थात टॉर्क। आघूर्ण बल की ऐसा इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर पर सेकंड या डी आघूर्ण की ऐसा इकाई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर होता है। चलिए आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी, जहां पर एफ अर्थात बल होता है और डी होता है घूर्णन अंश से बल की लंबवत दूरी। देखिए ये होता है घूर्णन अक्ष, यहाँ पर घूर्णन पिंड का घूर्णन कर रहा है, तो यहाँ से लेकर इस अक्ष की लंबवत दूरी यही क्या है? डी है। ठीक है, तो बल को हम मापते हैं न्यूटन से। देखिए बल का क्या होता है? मात्रक न्यूटन, और परास अर्थात डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, इस प्रकार से इसकी ऐसा इकाई होगी। इजी, यह घूर्णन का कारण होता है। ठीक है, इकाई न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी के मुख्य क्वेश्चन में। तो अल्जाइमर मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। तो अल्जाइमर आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत या डी फेफड़े। तो अल्जाइमर रोग जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट है? मस्तिष्क पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क पर। ठीक है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर स्मृति ह्रास या मेमोरी लॉस इसका प्रमुख लक्षण है। देखिए आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। पूछ रही है महिला, भैया मेरे बेटे का नाम क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, 2+2 क्या होता है? तो ये अल्जाइमर बीमारी है। न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसमें, और वहीं वृद्धावस्था में ये अधिक होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में रक्त कणिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए हीमोफीलिया, बी हेपेटोपाइसिस, डी ल्यूकेमिया या डी सी ल्यूकेमिया या डी पॉलीसिथीमिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बोन मैरो में रक्त कणिकाओं का निर्माण का ऑप्शन नंबर बी हेमेटोपाइसिस कहता है। ठीक है, तो हेमेटोपाइसिस यानी रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है, और बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक, इसके अंदर आरबीसी, प्लेटलेट्स है ना, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा, देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण किसमें होता है?
अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात बोन मैरो में होता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमेटोपाइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट लैम्प में चोक क्या करता है? नॉर्मल ट्यूबलाइट आपने देखी होगी पुराने जमाने की, फ्लोरोसेंट लैम्प में एक चोक लगे रहता है बड़ा सा, है ना, आगे दिखाऊंगा। उसमें ये क्या काम करता है? तो इसका ऑप्शन है ए विद्युत प्रभाव को कम करता है, बी प्रभाव को बढ़ाता है, सी प्रतिरोध कम करते हैं, डी प्रतिरोध बढ़ाता है। तो देखिए इसका काम है विद्युत प्रभाव को कम करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पर ट्यूबलाइट में लगा हुआ चोक आप पहले देखिए हैवी होता था, तो इसका क्या काम होता है? प्रारंभिक वोल्टेज देना, वहीं धारा को नियंत्रित करना और ओवर हीटिंग को रोकना, इस चोक का काम है। आपने पुराने जमाने के ट्यूबलाइट्स में देखा होगा, नहीं तो आप इमेज में जाकर सर्च मार सकते। आगे देखिए, नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक समान लेकिन भार अलग अलग। फिर से घिसा पिटा और रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मैंने करा रखा है। तो क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए संभारिक, बी समस्थानिक, सी समन्यूट्रॉनिक या डी इनमें से कोई नहीं। हलवा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक कहलाता है, जिसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन के बताता हूँ मैं अभी। तो हाइड्रोजन में जैसे यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक 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 दिख रहा है, तो ऊपर में जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिए 1 2 3। तो प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1, ड्यूट्रियम का 2, ट्रिटियम का 3, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है? सेम है। तो इसे ही हाइड्रोजन के समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को हम Z से दर्शाते हैं, सेम होता है, और वही मास को A से दर्शाते हैं, तो ये क्या होता है? डिफरेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं रेडियोधर्मिता में कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? तो आपका ऑप्शन है ए अल्फा, बी गामा, सी बीटा या डी कैथोड। तो रेडियोधर्मिता अर्थात रेडियो एक्टिविटी में कैथोड किरणें नहीं निकलती, बाकी 3 अल्फा बीटा और गामा निकलती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में अल्फा बीटा गामा निकलती हैं, ठीक है, लेकिन कैथोड किरणें नहीं निकलती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की धारा ट्यूब में प्रयोग होती है। चलिए आगे देखते हैं, कोई खास नहीं था। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ? पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत या डी फेफड़ा। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है भैया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में होती है। तो देखिए मस्तिष्क में ये मस्तिष्क है। ठीक है, अब इसका एक भाग होता है पीयूष ग्रंथि जो कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में होती है। देखिए हाइपोथैलेमस है ना ये बड़ा सा, इसके नीचे में क्या है? पीयूष ग्रंथि होती है, और यहाँ पर पिट्यूटरी टंडल होती है, और यहाँ पर एंटीयर लोब ये। ठीक है, तो पोस्टीरियरी लोब ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। ये अनेक हार्मोन को नियंत्रित करता है। हार्मोन नियंत्रित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि। ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। देखिए मैंने बताया हाइपोथैलेमस के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? इसे भी मैंने पिछली क्लासेस में कराया, अभी और कराऊंगा। तो इसका ऑप्शन है ए 0.3%, बी 0.03% या सी 3% या डी 30%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। वहीं फोटोसिंथेसिस में इसकी मुख्य भूमिका है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब देखिए वायुमंडल में विभिन्न और गैसों को देखें तो नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है 78.8%, वहीं ऑक्सीजन फिर 20.95%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 या 0.03%, नियॉन है 0.002%, हीलियम है 0.0005%, क्रिप्टॉन होगा 0.001% और जीनान होगा 0.409%, वहीं हाइड्रोजन होगा 0.00005%। तो इस प्रकार से आपको इन सभी चीजों को याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया करती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑक्सीजन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूनों का जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर और पानी निकालता है। ठीक है, तो इसे किसमें चेंज कर दे रहा है वो? देखिए क्वेश्चन पूछा दूधिया, चूना पत्थर दूधिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं।
ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की थी भैया बताओ। आपको ऑप्शन है ए प्रिस्टले, बी कॉर्लिसिले या सी विलियम हार्ले या डी ए और बी दोनों। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिस्टले और कार्ले दोनों ने संयुक्त रूप से। तो देखिए प्रिस्टले या सीले ने प्रिस्टले ने सन 1774 में दिया था, उससे पहले सीले ने 1772 में इसका जो है आधार दिया था, इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से इनके खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं किस ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है ना, मतलब ऑक्सीजन होती ही नहीं है, जिसके कारण वो मास्क लगा के जाना पड़ता है ना। तो आपका ऑप्शन है ए 50 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर या डी 120 किलोमीटर, मतलब धरती से ऊपर की ओर देखना है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर। देखिए इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो 120 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है। मापन बोलते हैं कारमान लाइन। तो कारमान लाइन यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। इसके ऊपर में यहाँ पर जो है ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस था, सतह से लेकर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कारमान लाइन। ठीक है। और इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन क्या है? नगण्य होती है। तो अंतरिक्ष किसी, इसलिए स्पेस सूट में ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है। तो आपको याद रखना है कारमान लाइन के ऊपर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नगण्य, लगभग नगण्य के रूप में होती है। तो देखिए 100 से ऊपर 120 ही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर आप देंगे। पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से दे दूंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है यार? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तभी मैं वीडियोस की सीरीज आप रखूँगी। ठीक है, आप बहुत कंजूस हो यार, लेकिन कैसे पैसा आएगा तो कैसे दान करोगे? अभी से इतनी कंजूसी है तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ठोको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।